अब मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाता हुआ गीता श्री जी पधारिए और अपनी रचना से हम सबको कृतार्थ कीजिए। अब पता नहीं कितनी कृतार्थ कर पाऊंगी देखिए। सर, वो उसके लिए क्षमा चाहूँगी कि मैं कृतार्थ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन चित्रा जी के साथ और शरद पगारे जी और आप लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिला। आधे मिनट में शुक्रिया आप सबका। और जैसे ही 4 मिनट हो जाए मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी नहीं उपन्यास का पाठ है, और उपन्यास का पाठ फ़ायदा होता है कि आप जहाँ चाहे रोक सके। हसीनाबाद है और जहाँ आम्रपाली की बात इन्होंने की उसकी छाया में ये पूरा उपन्यास चलता है, और मैं उसी इलाके से हूँ जिस इलाके से आम्रपाली आती है, उसी जिले उसी गांव से हूँ, तो इसलिए इसकी पूरी छाया इस उपन्यास में है। लेकिन शुरुआती अंश में शायद ही हो, और शुरुआत इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर अच्छा लगे तो इसके आगे का पढ़ने के लिए उपन्यास तक जाना पड़ेगा आपको। उपन्यास का नाम है हसीनाबाद, वाणी प्रकाशन से है। शुरुआत है सर। शाम दहक रही थी और वे दोनों एक ही जगह पर न जाने कब से खड़े थे। एक स्त्री उस दहकती शाम को अपनी कामनाओं के गुप्त तलघर से बाहर आना चाहती थी। एक पुरुष स्त्री की उत्तप्त कामनाओं की देहरी पर अवाक खड़ा था। अंधेरे की हल्की पारदर्शी चादर उस मकान और आसपास के खेतों पर पसरती जा रही थी। सुनसान जगह में बने उस मकान से दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहे थे या कुछ बीजुकाएं। हवा के झोंके से हौले हौले हिलती हुई छाया प्रेत की तरह लगती थी। इस निविड़ अकेलेपन में 2 परछाइयां अपनी अपनी भावनाओं पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। उनका लंबा मौन खिंचता ही जा रहा था कि टिटहरी टी करती हुई उन्हें सचेत कर गई। कहीं हल्की सी सरसराहट हुई तो दोनों अचकचा गए। गज भर की दूरी पर परछाइयां कांप रही थी। मकान के अंदर कमरों में रोशनी जल रही थी और जिसकी हल्की कौंध बाहर रह रह कर आती। दालान की तरफ खिड़कियां थी जिनमें पर्दे लगे थे जो हौले हौले हिल रहे थे। पुरुष परछाई पहले हिली। तुम अभी जाओ। स्त्री परछाई की जुबान खुली। आप मुझे इस तरह जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अच्छा बैठो, बैठकर बातें करते हैं। पुरुष ने एक लंबी सांस खींचते हुए सामने रखी बेत की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गोलमी, मैं रिश्तों के व्याकरण में बहुत कच्चा हूँ, यह सब नहीं बूझता, इसलिए आज तक अकेला हूँ। मैं समय के शून्य पर खड़ा हुआ राजनीति का खिलाड़ी हूँ, राजनीति ओढ़ता बिछाता हूँ। मैं अदृश्य कामनाओं का पुतला हूँ, तुम दृश्यमान कामनाओं का आवेग हो। हम दोनों में कोई मेल ही नहीं। तुम अपने लिए कला में पनाह ढूंढ लेती हो, मैं राजनीति की बिहर में रोशनी तलाश लेता हूँ। कुछ देर के लिए उस बिहर से बाहर नहीं निकल सकते आप? मैं जानता हूं कि इससे तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट लग सकती है, इसके खतरे भी होंगे, मगर मैं विनती करता हूं कि इन सब का साया अपने या मेरे राजनीतिक करियर पर न पड़ने देना। मुझे आपका साथ चाहिए। बोलते हुए गोलमी के शब्द थरथराए। तुम सलाह मान लो, कामनाओं के शीश महल में रहना बंद कर दो। दुनिया देखती है सब कुछ। तुम्हें आवाज की तरह दृश्यमान रहकर अदृश्य रहना चाहिए। मैं समझी नहीं। मैं जानता हूं कुछ ज्यादा हो गया। गोलमी को लगा शीश महल में सिर से टक्कर दे मारे और उसे चूर चूर कर दे, जिससे दुनिया को दिखाई देना बंद हो जाए। कब तक टकराती रहेगी इन तिलस्मी दीवारों से? उफ, गिरी भी तो कहाँ। रेत और पानी के रिश्ते भी कहीं टिकते हैं? रेत जल में तैरते हुए कामनाओं के छोटे छोटे पिंड उसे दिखाई दे रहे थे। बस सच्चाई तो कामनाओं से कोसों दूर थी। अंधेरे में किसी चिड़िया ने चींची करके पंख फड़फड़ाए। दालान की सीढ़ियों के नीचे आंवले के घने वृक्ष की शाखें हिल रही थी। मन में फिर कामना जागी कि यह वृक्ष एक पल के लिए इच्छापूर्ति वृक्ष में बदल जाए तो प्रबल वेग से कुछ मांग लेती। कुछ देर का मौन पसर गया। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी, रामबालक सिंह ने मौन तोड़ते हुए कहा। मेरे सुंदर लगने से क्या होता है? गोलमी सिर झुकाए रही। गोलमी, यह सही नहीं है। समय को देखो, मैं तुमसे पार्टी की एक कार्यकर्ता के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं रख सकता। रामबालक सिंह ने अपने पास बैठी गोलमी का चेहरा उठाया। रामबालक सिंह उसकी काली आंखों की गहराई से कांप जाते थे। हमेशा पनीली आंखों में डूब जाने वाली गहराई होती थी। आखिर कौन होगा जो इन आंखों में फैले घनघोर जंगल में भटकना न चाहे? वह जंगल उन्हें खींचता था। जंगली झाड़ियां अपनी बाहों में लपेटने को बेचैन दिखती थीं। हरी पत्तियों से झरझर झरती बूंदें उनकी पलकों को अक्सर गीला करती रहती। वे सिहर उठते। यह नैसर्गिक सुख उन्हें बहुत खींचता था अपनी ओर। वे जंगल की चाहत जान गए थे और इसीलिए वे जंगल से दूर रहना चाहते थे। सबसे बच बचा के शाम गुजारने फार्म हाउस में आ गए थे। हरे भरे खेतों के बीच बनी इस कोठी में उन्हें बहुत सुकून मिलता था। क्या पता था कि जिससे भागो वही चीज पीछा करती हुई कहीं भी आ जाती है। चुनाव प्रचार थमने के बाद गोलमी अम्मा के पास न जाकर सीधे रामबालक सिंह के फार्म हाउस आ गई थी। कल तक उसके पैरों में घुंघरू और होठों पर गान थे, जो चुनाव प्रचार के कारण शांत थे। कुछ दिनों से नाच गान का जुनून केवल नारों और भाषणों तक ही सीमित रह गया था।
गोलमी समय के इस द्वार पर चुप सी खड़ी थी। अम्मा से छिपते छिपाते वह कोठी तक आई थी। अम्मा की खोजी नजरें उसकी आंखों में बहुत कुछ खोज लेती थी, जैसे वह छुटपन में उसके बस्ते में छिपी हुई पायल खोज लेती थी। उसे लगता था जैसे आजकल उसकी अम्मा सुंदरी देवी उसकी आंखों से गोपन भाव भी खोज लेती थी। कितनी अजीब थी ना अम्मा। रामबालक सिंह उसके साथ इस प्रेम निवेदन से प्रतिकार कर सकते थे, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। आखिर क्या कमी है उसमें। गोलमी, वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जिले का इतना बड़ा नाम है कि उसके एक इशारे पर न जाने कितने लोग अपना सिर झुका दे। उसके एक बार की हाँ में पार्टी के कितने पदाधिकारी उसके पैरों के नीचे फूल बिछा दे। वह जैसे अप्सरा की तरह न जाने कितने लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा है, और इधर रामबालक सिंह उसे ठुकरा रहे थे। अनुभवी और अधेर राजनीतिज्ञ रामबालक सिंह को यह भी पता था कि राजनीति के राजमार्ग पर नेह देह की यह फिसलन बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए खुद को भी बचाया और गोलमी से उसके बाल सखा प्रेमी 250 नाम 250 को भी उससे दूर रखने की कोशिश की। वे शुरू में ही तार गए थे कि 250 का एक निश्चल प्रेम गोलमी के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकता है। उन्हें वे सारे तिक्रम याद आ रहे थे जिनके जरिए 250 को गुलमी से दूर रखने पे विवश किया था। राजनीति की जमीन पर फिसलन से उन्हें बहुत डर लगता था। गोलमी बार बार उनके सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाती थी। अब खुलकर बोलने का समय आ गया था। देखो गोलमी, हम लोग किसी और निमित्त मिले हैं, हम लोग शायद इस निमित्त नहीं मिले हैं। रामबालक सिंह ने फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गोलमी ने समय की उस चादर से खुद को अलग करते हुए जवाब दिया, हम जिस निमित्त भी मिले हो, हम जिस निमित्त भी विस्तार पाते हो, यह तो सच है कि आपकी आसक्ति है मेरी ओर। आसक्ति प्रेम का विस्तार नहीं होती, बल्कि प्रेम को सीमित कर देती है गोलमी। रामबालक सिंह ने गोलमी के सिर पर हाथ रखते हुए समझाते हुए स्वर में कहा। उसी समय मोर की आवाज कानों में आई। दोनों चौंक गए। चुनाव प्रचार के लिए बना यह आउट हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर था। प्रचार सामग्री का जिम्मा रामबालक सिंह का था और गाहे बगाहे गोलमी और वे चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ विश्राम करने के लिए रुकते थे। इस इमारत के बाहर खेत थे और दूर दूर तक बस्ती नहीं थी। इक्का दुक्का कोई झोपड़ी थी, वह भी दूर थी। गोलमी को वहाँ पर कोई भी ऐसा भय नहीं था कि कोई आएगा देखेगा। बाहर न जाने कौन से पक्षी की करुण चित्कार गूंजी, क्या जाने किसकी प्रणय अभिलाषा हो। हवाएं ऐसी ही अभिलाषाओं के कोरस से भरी थी। रामबालक सिंह के लिए वो अपनी मान मर्यादा को भी अहाते में छोड़ आई थी और रामबालक सिंह उसके प्रेम और निमंत्रण को इस तरह ठुकरा रहे थे। अम्मा सच ही कहती थी कि घर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक साथ न हो। अम्मा शायद उसे इशारे में समझाती थी। यहाँ कभी अकेली शाम के पहर वह नहीं आती थी। आज अम्मा से झूठ बोलकर आई थी। अम्मा की याद आते ही उसकी आंखें छलछला आई। तुम अभी जाओ गोलमी, मैं गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ। रामबालक सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, आप मानेंगे नहीं, आप मुझे यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। गोलमी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए ताना मारा। मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए भगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इंसानों के इस जंगली राजनीति के बारे में तुम्हारे लिए कोई मचान से मेरे नाम की आग जलाए। रामबालक सिंह ने हंसते हुए कहा। मैं समझी नहीं। गोलमी मायूस हुई। दिल जोर से एक बार की धड़का। हौले से दाएं हाथ से सीने को दबाया। मैं नहीं चाहता कि तुम समझो यह सब। लक्ष्य पर नजर रखो, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। हल्के अंधेरे में रामबालक सिंह की मुस्कान कौंधी। इस रहस्यमय हंसी से वह कट कर रह गई। उसका हृदय अस्वीकार से आहत हो चला था। वो अपनी आहत भावनाओं को अपनी घुंघरुओं में समेट लेना चाहती थी, मगर उसके घुंघरू भी रामबालक सिंह के पास ही थे। उसकी मुस्कान, उसका दर्द, सब कुछ समेटे हुआ इंसान था जो न उसे जीने दे रहा था, न नाचने न गाने। आउट हाउस का ताला बंद कर जब वो दोनों बाहर निकले तब उन्होंने अंधेरे में कांपती दो अलग अलग परछाइयों को नहीं देखा। दोनों ने नहीं देखा कि दो अतिरिक्त परछाइयां उनकी बातें खिड़की के पीछे से सुन रही थी, देख रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। एक परछाई सुबक रही थी, दूसरी परछाई हारे हुए जुआरी सी धम से खेत में ही बैठ गई थी। उससे न उठा जा रहा था न चला जा रहा था। हारे हुए जुआरी सी परछाई अंधेरे में हमेशा के लिए विलीन हो जाना चाहती थी। दोनों परछाइयां एक दूसरे के लिए दयाद्र हो उठी थी। एक परछाई ने अपनी रुलाई को थाम कर दूसरी के माथे पे हाथ फेरा। दोनों परछाइयां अलग अलग कालखंड थामे हुए थी। एक के पास अतीत का उजाला था, दूसरे के पास भविष्य का अंधेरा। एक साफ साफ पिछली जिंदगी देख रही थी, दूसरी निविड़ अकेलेपन में अंधेरे पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। दोनों वहां पहुंच गए थे जहां से यह कहानी आरंभ होती है। शुक्रिया। इसके आगे की दास्तान